हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेज। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी क्लास डेली 3 पीएम पर होती है, बट आज हम थोड़ा लेट हैं। थोड़ा नहीं, हम काफ़ी लेट हैं। तो आज आपकी क्लास सिर्फ आज के लिए रात 9 बजे हो रही है, ठीक? तो आपको पता है कि हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है बाल विकास पर। बाल विकास में हम आज देखने वाले हैं व्यक्तित्व विकास, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इससे पहले हमने संज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चा किया था। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया था। उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी चर्चा किया था। तो जो इससे पहले हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो आम तौर पर आपने क्या देखा होगा? आम तौर पर हमने किसी व्यक्ति के बाह्य स्वरूप को देख लिया, उसकी बोली भाषा को देख लिया, तो हम उसको जज करते हैं कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है। व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व से तात्पर्य केवल उसके जो बाह्य शरीर होता है या फिर जो उसकी वाणी है या जो उसके वस्त्र हैं, उससे नहीं होता है, बल्कि इसका जो संबंध होता है व्यक्ति के समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, चारित्रिक, खेल, इन सभी के समूचे विकास से होता है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को व्यक्ति के शील गुणों की संज्ञा दी है। व्यक्ति के शील गुणों के अंतर्गत क्या आता है? तो व्यक्ति के शील गुणों के अंतर्गत संवेगात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रभुत्व, ईमानदारी, सहिष्णुता, ये सारी चीजें आती हैं। जरा हम एक बार व्यक्तित्व के अर्थ को समझते हैं, ठीक? तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का ही रूपांतर है। पर्सनालिटी शब्द भाषा लैटिन भाषा का पर्सोना से बना है, यानी कि जो पर्सनालिटी शब्द है ये लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। पर्सोना का अर्थ होता है नकली चेहरा या फिर मुखौटा। तो पर्सोना का मतलब क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है नकली चेहरा या फिर मुखौटा, जिसका प्रयोग प्राचीन काल में नाटक के पात्र, कलाकार अपने रूप वेश बदलने के लिए प्रयोग करते थे। जैसे आपने देखा होगा, तो जब कोई नाटक होता है तो उसमें जो पात्र होता है, जो कलाकार होते हैं, वो एक मुखौटा पहनते हैं। तो उसी मुखौटे को क्या बोला जाता है? यानी कि पर्सोना को ही क्या बोला जाता है? मुखौटा बोला जाता है, ठीक? तो प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य स्वरूप से ही लगाया जाता था, यानी कि हमने व्यक्ति के वेशभूषा देख लिया, उसकी चाल ढाल देख ली, उसके शारीरिक गठन को देख लिया, उसकी शकल सूरत देख ली और उसके जो रंग रूप है उसको देख लिया। हमने उसको तब हम उसको पहचानते थे पर्सनालिटी, यानी कि उसके जो बाह्य स्वरूप है उसको देखकर हम उसको क्या बोलते थे? उसकी पर्सनालिटी को हम जज करते थे कि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, ठीक? तो जो ये पर्सनालिटी है, जो व्यक्ति जो व्यक्ति अपने इस बाह्य गुणों एवं सुंदर वस्त्रों से दूसरों को आकर्षित कर लेता था, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा और मोहक माना जाता था। जो भी व्यक्ति जो इनके बाह्य गुण हैं और सुंदरता है, इनके जो वस्त्र हैं, इनसे जो व्यक्तियों को आकर्षित कर लेता था, जितना ज़्यादा आकर्षित कर लेता था, व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही अच्छा माना जाता था। परंतु रोमन काल में व्यक्तित्व की परिभाषा बदल गई। कुछ विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति को ही पर्सोना कहा जाता था, यानी कि जो रोमन काल था,
रोमन काल में जो व्यक्तित्व थी उसकी परिभाषा ही बदल गई। व्यक्तित्व की परिभाषा बदलकर क्या हो गई? तो कुछ विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति को ही पर्सोना कहा जाने लगा। व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण से अनुकूलन एवं सामंजस्य बिठाने का ढंग है। तो जो व्यक्तित्व है, क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण से अनुकूलन एवं सामंजस्य बिठाने का ढंग होता है। ये व्यक्ति के शील गुणों का ऐसा सुसंगठित और समन्वित योग होता है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की ओर इंगित करता है। कौन सा? तो ये जो इन्होंने अर्थ बताया पर्सोना का, यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण से अनुकूलन और सामंजस्य बिठाने का ढंग होता है। ठीक, तो अब ये तो हमने उसके सामान्य से अर्थ को समझ लिया। अब हमें देखना है परिभाषा के बारे में। आपकी एक परिभाषा जो हम सबसे पहली परिभाषा देखेंगे वो काफ़ी फेमस है और आपसे कई बार पूछी जा चुकी है। तो जो व्यक्तित्व की परिभाषा देने वाले महोदय थे, सबसे पहले हम बात करेंगे आलपोर्ट की। आलपोर्ट की परिभाषाएं आपसे कई बार पूछी जा चुकी हैं, पूछी भी जाती रहती हैं। तो आलपोर्ट ने जो परिभाषा बताया वो क्या बताया? आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुणों का वह गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठे अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। तो जो आलपोर्ट महोदय थे उन्होंने बताया कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुणों का वह गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठे अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ये तो बात कही थी आलपोर्ट महोदय ने। अगली हम बात कर लेते हैं तो वैलेंटाइन के अनुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। इन्होंने कहा कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। वहीं मार्टन महोदय ने क्या कहा? तो मार्टन के अनुसार जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं और इच्छाओं आदि का संगठन है। तो जो मार्टन महोदय ने बताया, इन्होंने बताया कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का संगठन है। अब ये तो हमने परिभाषाएं देखी, ये आपकी मेन हमने 3 परिभाषाओं के बारे में जिक्र किया। वैसे आपके बुक में कई परिभाषाएं दी गई हैं, 9 से 10 परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक, तो हमने एक तो व्यक्तित्व के अर्थ को समझ लिया, दूसरा हमने व्यक्तित्व की परिभाषा को देख लिया। ठीक, अब जो तीसरा पॉइंट है हमें समझना वो है व्यक्तित्व के शील गुण। व्यक्तित्व के शील गुण कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तित्व के सबसे पहले शील गुण क्या हैं वही हम समझ लेते हैं। तो यद्यपि व्यक्तित्व के शील गुण वंशानुक्रम पर आधारित होते हैं, लेकिन इनके विकास में अधिगम और प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक जो होता है, बालक जन्म से ही शैतान, दुष्ट, बदमाश, कामचोर, अच्छा भी होता है, कोमल हृदय वाला होता है, मृदु हृदय वाला होता है। मतलब वो कुछ भी हो, मतलब ये होता नहीं है, शैतान नहीं होता है, दुष्ट नहीं होता है, सॉरी। जो बच्चा होता है वो जन्म से ही, ऐसा नहीं है कि वो बहुत मीठा मीठा बोलेगा, ऐसा भी नहीं है कि वो दुष्ट होगा, बदमाश होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। वो इस संसार में आकर अच्छा, बुरा, ईमानदारी, बेईमानी, आलसी, कर्तव्यनिष्ठ, मृदुभाषी, कठोरभाषी, ये सारी चीज़ें वो अपने ही वातावरण से सीखता है इस संसार में आकर। तो व्यक्ति के कुछ ऐसे प्रमुख शील गुण हैं जो कि उनके अंदर पाए जाते हैं। अब वो कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईमानदारी की।
ईमानदारी व्यक्ति का प्रमुख शील गुण होता है। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का परिचायक होता है। जो ईमानदार लोगों की कद्र हर जगह, हर युग, हर काल में किया जाता है। जैसे जो व्यक्ति हैं उनका मान सम्मान आज ही नहीं, वो कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होता रहेगा। ईमानदार लोगों पर समाज के लोगों का विश्वास होता है। उनकी एक आवाज पर लोग अपनी जान छिड़कने को तैयार होते हैं। जो लोग ईमानदार होते हैं, ईमानदार व्यक्ति कभी दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता है। वो कठिन से कठिन या फिर कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, वो अपनी ईमानदारी से मुंह नहीं मोड़ता है और वो अपने बात पर अडिग रहता है, अटल रहता है। ठीक, जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं ये हर जगह पूजे जाते हैं। दूसरी बात करेंगे, शील गुण में आ जाता है संवेगात्मक स्थिरता। तो संवेगात्मक स्थिरता से तात्पर्य क्या होता है? जो संवेगात्मक परिपक्वता है। ठीक, इमोशनल मैच्योरिटी से बात की जा रही है यहाँ पर। तो वे व्यक्ति जो शीघ्र ही अपने संवेगों का शिकार नहीं होते हैं, वे संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। उनका चित्त स्थिर होता है। वे हर बात को काफी सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर किसी कार्य को करते हैं और वे छोटी छोटी बातों से कदापि उत्तेजित नहीं होते हैं। जिनका अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है, जो संवेगात्मक रूप से परिपक्व होते हैं, वो ऐसे ही छोटी-मोटी बातों पर नहीं चिढ़ा करते हैं। छोटे-मोटे जो छोटे से छोटे फैसले होते हैं, वो बिल्कुल सोच समझ कर लेते हैं। अगली बात करेंगे उदासी एवं प्रफुल्लता की। उदासी एवं प्रफुल्लता, तो उदासी एवं प्रफुल्लता एक दूसरे से विपरीत गुण हैं। उदासीशील गुण जिन व्यक्ति के व्यक्तित्व में होता है, वे हमेशा चिंतित, दुखी, खिन्न, उदास, ये सारे उनके अंदर आपको देखने को मिलता है। उनके होठों पर जो हंसी है ना, वो आपको कोसों दूर देखने को मिलेगी। उनकी हंसी देखने को नहीं मिलती है। उनके चेहरे पर हमेशा ही उदासी और निराशा की साया मंडराती रहती है। वे सपने में भी खुशी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। हमेशा अपनी असफलताओं को याद कर कर के रोते रहते हैं और लोगों के प्रति भी उनमें नकारात्मक विचार आते रहते हैं। ठीक, अगली बात करेंगे हम धुन का पक्का होना। धुन या फिर आपने सुना होगा लगन। तो शील गुण एक धुन का पक्का होना भी है। व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण शील गुण है धुन, यानी कि लगन का पक्का होना। जैसे आप अपने एग्जाम के प्रति बिल्कुल क्या है, धुन के पक्के हैं कि हमें टीजीटी का एग्जाम निकालना ही निकालना है। तो ये शील गुण व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में काफी मदद करता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति लगा रहता है, जिसमें काम करने का धुन सवार रहता है, जिसमें कार्य के प्रति लगाव होता है, वो अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन से कठिन क्यों ना हो जाए, वो अपने धुन को, यानी कि जो उन्होंने लगन लगाई है, उसको छोड़ते नहीं हैं। ठीक वैसे जैसे कुंती पुत्र अर्जुन को केवल मछली की आँख दिखाई दे रही थी और केवल अर्जुन ही जो मछली की आँख थी उसमें तीर को भेद पाए थे। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्य के प्रति उन्होंने धुन लगा लिया था। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ मछली की आँख ही दिखाई दे रही थी। अगर व्यक्ति में धुन नहीं है तो कार्य के प्रति उसमें दृढ़ता नहीं होगी। वो कष्टों को सहन नहीं कर पाएगा, कार्य को आधे अधूरे में छोड़ देगा। ठीक? अगला है जो 5वां शील गुण है, वो है प्राबल्य और अधीनता। प्राबल्य और अधीनता एक दूसरे के विपरीत होते हैं। प्राबल्य के अंतर्गत व्यक्ति के गुणों की प्रधानता आती है। इस शील गुण में बालक में आत्मविश्वास, चेतना, जागरूकता, ये सारी चीजें पनपती हैं और वो दृढ़ निश्चयी बनता है। सहयोग, परोपकार, त्याग, बलिदान,
सहिष्णुता, ये सारे गुण उसके अंदर अपने आप समाहित हो जाते हैं। अगर वहीं बात करें हम अधीनता की, तो जो अधीनता है ये व्यक्तित्व के नकारात्मकशील गुण हैं जो परावलंबन को जन्म देते हैं, यानी कि डिपेंडेंसी को जन्म देते हैं। अधीनता से युक्तशील गुणों वाला जो बालक है, बालक हीनता और कुंठा का शिकार होता है। उसमें अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना भर जाती है। उसके अंदर जब आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, यानी कि जो बच्चा अनिश्चितता है उसके अंदर और उसके अंदर आत्म सुरक्षा की भावना नहीं, यानी कि असुरक्षा की भावना है, तो उसका जो आत्मविश्वास होगा क्या वो दृढ़ होगा, कठोर होगा? नहीं। तो उसका आत्मविश्वास में भी कमी आ जाती है। ठीक? तो आपने ये 5 व्यक्ति के 5 शील गुण देखे। कौन-कौन सा? एक ईमानदारी, दूसरी संवेगात्मक स्थिरता, तीसरी उदासी एवं प्रफुल्लता, चौथा है धुन का पक्का होना, पाँचवा है प्राबल्य एवं अधीनता। तो व्यक्ति के ये 5 शील गुण होते हैं। ठीक? अभी तक हमने क्या चर्चा किया? कुछ नहीं, बस हमने व्यक्तित्व के अर्थ को समझा, हमने व्यक्तित्व की परिभाषा देखी, साथ ही साथ हमने व्यक्तित्व के शील गुण को समझा। अब इसमें आपको और क्या जानना है? इसमें आप अब व्यक्तित्व के प्रकार समझेंगे कि किस-किस व्यक्तित्व के लोग होते हैं। तो हम ज़रा समझते हैं व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। व्यक्तित्व जो परमपिता परमेश्वर हैं, परमपिता परमेश्वर की इस धरा पर प्रत्येक प्राणी विभिन्न समानताएं रखते हुए भी एक दूसरे से भिन्नता रखता ही है। यही स्थिति मनुष्य जाति की भी है कि समरूपताओं के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से काफी भिन्न होता है, या ऐसा कह लें कि प्रत्येक व्यक्तित्व प्रतिमान बेजोड़ अभूतपूर्व होता है। कारण है, क्या कारण है? कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्वशील गुण का भिन्न भिन्न तरीके से संयुक्तिकरण होना। तो शील गुणों के भिन्न भिन्न संयुक्तिकरण के कारण ही व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है वो भिन्न भिन्न होता है। अब ये जो व्यक्तित्व है इसको कई प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सामान्य दृष्टिकोण से हम अगर इसका वर्गीकरण करें तो ये कितने प्रकार का होता है। सामान्य विचारधारा के अनुसार जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है वो कितना है? तो वो है 3। अब वो कौन-कौन से हैं? ज़रा हम उन पर बात कर लेते हैं। तो अगर सामान्य दृष्टिकोण की बात की जाएगी तो सामान्य दृष्टिकोण में सबसे पहले आएगा राजसी। राजसी, अब ये राजसी व्यक्तित्व वाले कौन से लोग होते हैं? तो जिनका रहन-सहन, ठाठ-बाट, खान-पान का ढंग, बोलचाल में राजाओं सा गुण हो, ये सारी चीज़ें झलकती हैं। जो युद्ध प्रेमी हो, वीर व पराक्रमी योद्धा हो, उनका व्यक्तित्व राजसी कहलाता है। ठीक? राजसी यानी कि जो राजाओं वाला गुण उनके अंदर देखने को मिलता है, वे व्यक्ति राजसी व्यक्तित्व के कहलाते हैं। दूसरी बात करेंगे हम सात्विक की। सात्विक गुण क्या होता है? तो जिनका झुकाव, जिन भी व्यक्तियों का झुकाव धर्म की ओर हो, जो नित्य प्रति पूजा पाठ करते हों, आध्यात्म में लीन हों, भजन कीर्तन प्रवचन में भाग लेते हों, जिनका आहार शुद्ध सात्विक हो, मांस मच्छी का सेवन ना करते हों, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व सात्विक होता है, जो साधारण पौष्टिक भोजन का खाकर संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सात्विक कहलाते हैं। सात्विक, अब जो तीसरा है तामसिक। तामसिक वाले कैसे होते हैं? तो जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व तामसिक होता है, उनके अंदर कौन-कौन से गुण आते हैं? तो जो बात-बात पर क्रोधित होता है,
धर्म को नहीं मानता है, जो मानता था वो सात्विक था। गलत कार्य व्यवहार का आचरण करता हो, दूसरों को सताता हो, दूसरों के अधिकारों का हनन करता हो, आलसी व कमजोर हो, मिर्च मसालेदार गरिष्ठ भोजन करता हो, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करता हो, वेश्यावृत्ति में लिप्त हो, ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो तामसिक प्रवृत्ति का होता है। अगर सिंपल से शब्दों में हम बोलें तो जो सात्विक है, सात्विक का उल्टा तामसिक होता है या तामसिक का उल्टा सात्विक होता है। ठीक? आप किसी एक को अगर ध्यान रखते हैं तो दूसरे को ध्यान रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये तो हमने बात किया जो साधारण तौर पर हम वर्गीकरण करते हैं व्यक्तित्व का, वो हो गया। अगली बात करेंगे हम आयुर्वेद के अनुसार। जो आयुर्वेद है, इन्होंने कितने प्रकार के व्यक्तित्व को बताया है। तो जो आयुर्वेद हैं, आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? सबसे पहले हम बात करेंगे कफ प्रधान की। कफ प्रधान यानी कि जो व्यक्ति मोटा, शांत और कम क्रियाशील हो, वे कफ प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये परिभाषा जो देख रहे हैं या ये जो व्यक्तित्व देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपने अभी आपको तमाम मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से भी देखने को मिलेगा कि कौन-कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने-अपने अनुसार बताया अलग-अलग व्यक्तित्व को। तो अभी हम देख रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार। दूसरा है आयुर्वेद के अनुसार, पहला था कफ प्रधान, दूसरा है पित्त प्रधान। पित्त प्रधान के अंतर्गत क्या आता है? तो जो व्यक्ति सदैव क्रियाशील रहते हैं, उद्यमी रहते हैं, अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा और लगन से पूरा करते हैं, हमेशा लक्ष्य पाने की ओर प्रेरित होते हैं, वे पित्त प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। ठीक? वो कैसे होते हैं? तो वो पित्त प्रधान वाले व्यक्तित्व होते हैं। अगला है जो इन्होंने लास्ट बताया, तीसरा है वात प्रधान। वात प्रधान तो जो ना तो अधिक मोटे ना ही दुबले होते हैं, बल्कि बीच-बीच के होते हैं। ठीक? जिनके स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ापन होता है, जो अक्सर बीमार रहते हैं, ऐसे व्यक्ति वात प्रधान कहलाते हैं। ठीक? आपने 2 प्रकार के 2 वर्गीकरण देखा। एक तो आपने देखा कि जो सामान्य दृष्टिकोण से करते हैं वर्गीकरण, वो कितना है? 3 है। राजसी, सात्विक, तामसिक। वहीं अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में भी 3 हैं, कफ प्रधान, पित्त प्रधान, वात प्रधान। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा, अब बात कर लेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर वर्गीकरण किया जाए, तो कितने प्रकार का होता है ये वर्गीकरण? ये भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले विचार प्रधान, फिर भाव प्रधान और लास्ट में आता है क्रिया प्रधान। एक-एक को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विचार प्रधान की। विचार प्रधान व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं? तो जो व्यक्ति सदैव चिंतन में लगे रहते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं, जिनके अंतर्मन में काम करने की धुन समाई रहती है, जो शोध कार्यों में जुटे रहते हैं, वो विचार प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। अब इसके अंतर्गत आता कौन-कौन है? तो वैज्ञानिक हो गए, शिक्षक हो गए, लेखक हो गए, अन्वेषक हो गए, अनुसंधानकर्ता हो गए। ये सारे लोग इसमें पाए जाते हैं, यानी कि ये सारे लोग विचार प्रधान होते हैं। इनके अंदर जो है विचारों की प्रबलता पाई जाती है। ठीक? तो इनके उदाहरण ध्यान रखिएगा कि जो लेखक हैं, वैज्ञानिक हैं, शिक्षक हैं, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक? ये हमने बात की विचार प्रधान की। अब हम बात कर लेते हैं भाव प्रधान की। तो जिन व्यक्तियों में संवेगों एवं मूल प्रवृत्तियों की अधिकता होती है, वह चिड़चिड़े एवं अस्थिर स्वभाव वाले होते हैं। वो अक्सर दूसरों के लड़ाई झगड़े
करते रहते हैं, अतः इन्हें समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति समाज में लड़ाई झगड़ा हमेशा करता रहता है, उसे समाज में सम्मान कहाँ से मिल सकता है। तो जो व्यक्ति भाव प्रधान होते हैं, इनके अंदर चिड़चिड़ापन और अस्थिरता का स्वभाव पाया जाता है। दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। अब जब दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो समाज में मान सम्मान तो मिलने से नहीं रहा। ठीक। अगला है, लास्ट है क्रिया प्रधान। क्रिया प्रधान ये है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो वर्गीकरण किया गया था उसका लास्ट। क्रिया प्रधान वे व्यक्ति जो उद्यमी होते हैं, अपने कार्यों को बेहतर एवं श्रेष्ठ परिमाण देने वाले होते हैं, वो क्रिया प्रधान व्यक्तित्व वाले होते हैं। कर्मठशील कर्मठ व्यक्ति किसी भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तथा इसी श्रेणी में आने वाले उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, ये सारे लोग आते हैं इसमें। ठीक। तो आप उदाहरण के माध्यम से ध्यान रखिएगा कि कौन विचार प्रधान में आता है, कौन भाव प्रधान में आता है और कौन क्रिया प्रधान में आता है। ठीक। ये आपने देखा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अब हम बात करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी ये बताया कि किस तरह से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। चाहे वो जुंग महोदय हों, चाहे वो स्प्रेंजर हों, चाहे थॉर्नडाइक हों, सभी ने अपने अपने अनुसार व्यक्तित्व को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्प्रेंगर के अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण व्यक्ति के कार्यों, व्यवहारों और मूल्यों के आधार पर कई प्रकार से किया है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका सबसे पहले इन्होंने बताया कि सामाजिक, सोशल। वैसे व्यक्ति जिसमें समाज के लोगों के साथ मिलने, उठने बैठने, संपर्क बढ़ाने, सुंदर ढंग से सामंजस्य बिठाने की क्षमता होती है, वे सामाजिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक कार्यों में रुचि रहती है और वे समाज के हित के कार्य करते हैं, सामाजिक क्रियाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। यही आगे चलकर सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक भी बनते हैं। ठीक। दूसरी जो इन्होंने बताई वो बताया कलात्मक या फिर सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व वाले। तो सौंदर्य बोध रखने वाले सभी व्यक्ति इसी श्रेणी में आते हैं। इनका झुकाव सुंदर वस्तुओं, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति सबसे ज्यादा होता है। इसमें कौन कौन आ सकता है? तो इसमें संगीतकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, कलाकार, कवि, ये सारे लोग आते हैं इस व्यक्तित्व में। अगली जो बात की इन्होंने धार्मिक। धार्मिक तो जिन लोगों को धार्मिक कार्यों में रुचि रहती है, जो नित्य प्रति पूजा पाठ, ध्यान, ईश्वर आराधना, इन सारी चीजों में लिप्त होते हैं, जो अपने आप को श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हैं और परम पिता परमेश्वर के प्रति असीम श्रद्धा भाव रखते हैं, वे व्यक्ति धार्मिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति आगे चलकर पुजारी, पादरी, संत, महात्मा, मौलवी आदि चीज बनते हैं। ठीक। अगली है राजनैतिक। राजनैतिक ऐसे लोग जिनकी रुचि राजनीति में रहती है और जो सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं, सत्ता पाने के लिए संघर्ष करते हैं, वो राजनैतिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। जैसे राजनीतिज्ञ हो गए, नेता हो गए, ये सारे लोग इसमें आते हैं। जो पांचवी बात की इन्होंने वो की आर्थिक, इकोनॉमिकल। तो इस श्रेणी के लोग वे लोग होते हैं जिनका तन मन धन कमाने में लगा रहता है। इसके लिए धन ही सब कुछ होता है।
ये सारे नाते, रिश्तेदारों, इन सभी को भूलकर धन कमाने में व्यस्त रहते हैं। किसी भी तरीके से धन कमाना इनका परम उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत व्यापारी हो गए, उद्योगपति हो गए, दुकानदार हो गए, ये सारे लोग आर्थिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। आखिरी है वैचारिक। तो वैचारिक जो व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, ये कैसे होते हैं? तो ऐसे लोग बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं। इनमें ज्ञान अर्जित करने की असीम ललक होती है। वे सोते, जागते, उठते, बैठते, मतलब चैतन्य और चैतन्य की अवस्था में हर दशा में ये चिंतन ही करते रहते हैं और अपने ही विचारों में ये खोए रहते हैं। दूसरे लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, इनको रत्ती मात्र भी कोई परवाह नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति जो वैचारिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति वैचारिक दृष्टिकोण वाले ही आगे चलकर वैज्ञानिक, दार्शनिक, अन्वेषक, खोजी, ये सारी चीज़ें बनते हैं। तो ये स्प्रेंगर महोदय के अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। आज हमने सिर्फ स्प्रेंगर महोदय का ही व्यक्तित्व रखा है। अभी कल हमें पढ़ना है, जुंग महोदय के बारे में पढ़ना है, सेल्डन के बारे में पढ़ना है और थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ना है। अभी हमें कईयों के बारे में पढ़ना है और ये व्यक्तित्व का चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ आपके सब्जेक्ट में ही नहीं, जो आपका जनरल पेपर आता है 50 नंबर का, उसमें भी पूछा जाता है। जैसे व्यक्तित्व हो गया, अधिगम हो गया और एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गया। हालाँकि एनईपी का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी एनसीएफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं जनरल पेपर में भी, ठीक? तो अगर ये आपके सब्जेक्ट में नहीं पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि ये आपसे जनरल पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक? तो आज हमने सिर्फ़ यही 3 से 4 प्रकार के जो व्यक्तित्व का प्रकार था, हमने उसको देखा। एक तो सामान्य सा देखा, एक हमने आयुर्वेद के अनुसार देखा, एक हमने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा और एक हमने स्प्रेंगर यानी कि जो अभी हमें कल भी देखना है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था, उसमें आज हमने एक पर चर्चा किया, स्प्रेंगर का वर्गीकरण, ठीक? तो आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। इसका सेकंड पार्ट कल आपको मिलेगा, जिसमें हम व्यक्तित्व को कंप्लीट करेंगे, ठीक? तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।